प्यारे परीक्षार्थियों, फिर से आ गए कुलदीप सर आप सभी को गवर्नमेंट जॉब दिलाने के लिए। तो सभी का स्वागत करता हूं टी परीक्षा में। सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। जैसे कि आप सभी को पता है कि सेशन की शुरुआत करते में हमेशा आपको बताता हूं कि अगर आपको भारत में होने वाले किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम को तोड़ना है तो सबसे महत्वपूर्ण कोई बुक होगा, वो हमारा ग्रंथ है, वो है हमारा एनसीईआरटी। बराबर है। और इसी एनसीईआरटी से जितने भी क्वेश्चन भरे वो सभी के सभी क्वेश्चन आपके साथ में डिस्कस करते जा रहा हूं, और आप लोग भी इसे बहुत ही अच्छा प्रोत्साहन दे रहे हो, बहुत ही अच्छे से पढ़ रहे हो। आप सभी का इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और आज के इस बहुत ही बढ़िया अवसर के ऊपर, जहां पर आज मकर संक्रांति है, और आज आज बोला जाता है कि आज के दिन अगर कोई डिसीजन लेते हो तो वो जिंदगी भर या पूरे साल भर आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है। तो आज डिसीजन ले लो कि अगर मैं टीचिंग प्रोफेशन के साथ जुड़ा हूं तो मैं कम से कम भारत में होने वाली 10 एग्जामिनेशन को फोड़ूंगा, ठीक है, पास करके दिखाऊंगा और मेहनत करके दिखाऊंगा। तो ये आज का आपका प्रण रहना चाहिए। और इसी शुभ अवसर पर आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए शुरुआत करती है हमारी आज की क्लास को, ठीक है। फिलोसॉफी बहुत अच्छा पढ़ा सकता हूं जी स्वामी जी। चलिए बताइए, इसका आंसर करेंगे सभी लोग। What type of reaction occurs when the zinc reacts with the sulfuric acid? चलिए इसका आंसर कर देंगे सभी लोग। देखते हैं कितना लोग से उत्तर देते हैं। जिसको भी क्लास लेना है, जिसको भी कुछ डिफिकल्टीज आ रही है, तो नीचे नंबर चल रहा है 7611101101, और उसी तरह से सेकंड नंबर भी आपको दिखाई दे रहा है, वो उसके ऊपर आप कॉल कर सकते हैं और अपनी जो भी इंक्वायरीज है पूछकर उसे सॉल्व अपनी टेक्निकल टीम कर देंगी और आपको मदद भी कर देंगी। पूरा डिस्क्रिप्शन जो है आपको डिटेल में दिया जाएगा, ठीक है। चलिए इसका आंसर करेंगे सर जब कभी भी जिंक रिएक्ट करता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो कौन सी रिएक्शन होती है? सभी लोग बोल रहे हैं, कोई ए, कोई बोल रहा है बी। तो एक बात यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी रहेगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसे हम विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। देखो हमने 4 प्रकार की रिएक्शन पहले भी पढ़े। ये चारों के चारों क्रियाएं जो है, प्रक्रियाएं जो है, जो रिएक्शन है, टाइप्स ऑफ रिएक्शन है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो सभी लोग इसके ऊपर जो है थोड़ा सा ध्यान देंगे। देखिए कैसे होता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि ये जिंक है, बराबर है, जिंक है Zn, और यहाँ पे हो गया आपका H2SO4, जिंक प्लस H2SO4, ठीक है। ये आपका एसिड हो गया है और ये आपका मेटल हो गया। जब कभी भी इनको रिएक्ट करवाते हैं तो यहाँ पे हमने पढ़े हैं कि जिंक जो होता है वो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होता है। कैसे होता है? ज्यादा रिएक्टिव होता है। यहाँ पर आपको देख भी पा रहे हो, तो जिंक जो होता है वो आपको हाइड्रोजन के ऊपर आ रहा है। और रिएक्टिविटी सीरीज से हमने ये पढ़े हैं कि जो एलिमेंट्स सबसे ऊपर आते वो ज्यादा रिएक्टिव होते, माने कि जिंक हाइड्रोजन को सल्फ्यूरिक एसिड से आराम से निकाल देगा। इसका मतलब जिंक क्या करेगा, इसको बाहर निकाल देगा और इसके जगह पर जाके बैठ जाएगा। एक बात मुझे बताइए, यहां पर क्या हुआ है? यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हुआ है। क्या हुआ है? जगह जो है बदल गई है। किसके जगह पे कौन आ गया? यहां से हाइड्रोजन जो है बाहर निकल गया, ये गैस के फॉर्म में निकल जाएगा, और इसकी जगह पर आकर कौन बढ़ गया जी? ये जिंक बढ़ गया। तो इसीलिए इसे क्या बोला जाता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डिस्प्लेसमेंट, माने कि विस्थापन वाली जो अभिक्रिया बोला जाता है। और उसी के साथ साथ बाकी भी अभिक्रियाएं उन सभी को आपको पता है। जैसे कि मान लीजिए मैं आपको ये वाली कॉम्बिनेशन रिएक्शन बताता हूं, संयोजन प्रक्रिया क्या होती है। यहां पर क्या होता है, 2 एलिमेंट्स मिलते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। इन दोनों को जब आप रिएक्ट कराओगे तो आपको क्या मिलता है जी? यहाँ पे मिलता है आपको पानी मिलता है, H2O मिलता है। अगर इनको बैलेंस करना चाहोगे तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो, यहाँ पे 2 देना पड़ेगा और यहाँ पे भी 2 दे दोगे। तो भाई साहब 2A जो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल है वो एक सिंगल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं? एक ही प्रोडक्ट मिल रहा है। कितना मिल रहा है? एक ही प्रोडक्ट मिल रहा है। और जहां पर भी आपको इस प्रकार की अभिक्रिया नजर आएगी, यहाँ पे बनेगा आपका कॉम्बिनेशन, माने कि इसे संयोजन प्रक्रिया बोलते हैं। माने कि 2 और मोर देन एलिमेंट्स एक साथ के साथ एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर क्या बनेंगे? बस एक ही बनेगा। क्या बनेगा? एक ही बनेगा। और उसी तरह से होता है, सेकंड होता है डीकंपोजिशन रिएक्शन। क्या होता है? डीकंपोजिशन रिएक्शन। डिकंपोज मतलब क्या? अपघटन होना। क्या होगा? अपघटन। जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है इसकी एग्जैक्टली उल्टी आपका रहेगा डिकंपोजिशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है? इसमें इसको तोड़ा जाता है। इसमें क्या जाता है? इसे
तोड़ा जाता है। माने कि जैसे कि कोई सिंगल एलिमेंट है, जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए H2O मैंने फॉर्म किया, इसका मैंने इलेक्ट्रोलिसिस कर दिया। क्या कर दिया? इलेक्ट्रोलिसिस। तो इसमें हाइड्रोजन गैस अलग हो जाएगी और यहाँ पे आपका ऑक्सीजन गैस अलग हो जाएगा। तो मैंने सिंगल एलिमेंट को दो एलिमेंट में तोड़ दिया। तो इस प्रकार की अभिक्रिया जब भी आपको नजर आएगी तो वहां पे क्या मिलेगा आपको? अपघटन की प्रतिक्रिया उसे बोली जाती है। बराबर है। थर्ड टाइम पे बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे कि अभी अभी हमने रिएक्शन देखी है, यहां पर आप देख सकते हो कि जिंक प्लस CuSO4 हमने पढ़े अभी, इसके जगह पे कॉपर से जिंक ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो कॉपर जो है ये बाहर निकल जाएगा और इसके जगह पर कौन जाके बैठ जाएगा? जिंक बैठ जाएगा। तो आपको क्या मिल रहा है? ZnSO4 प्लस कॉपर मिल रहा है। तो इस प्रकार से क्या हो रहा है? इसकी जगह बदलकर ये एलिमेंट जाके बैठ रहा है और इसीलिए इसे विस्थापन प्रतिक्रिया। और दूसरा होता है बस अब डबल डिस्प्लेसमेंट, अदला बदली। क्या बोलेंगे उसको? अदला बदली। कैसे? जैसे मान लीजिए कोई AB नाम का एलिमेंट है और कोई CD नाम का एलिमेंट है, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा? A जो है वो C के जगह पे चला जाएगा और C जो है वो A की जगह पे आ जाता है। ये आपको दिख रहा। तो आपको क्या मिलेगा? ये मिल जाएगा आपको, A की जगह पे C मिल गया तो आपको यहाँ पे CB और इसकी जगह पे आपको AD मिल गया। तो यहां पर क्या हो रहा है? अपनी जगह जो है दूसरे के साथ बदलना, इसे बोलेंगे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया, माने कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। तो ये चार प्रकार की अभिक्रियाएं आपको अच्छे से याद रखना है, ये हमारे एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। और बहुत सारे RRB, SSC और UPSC में अक्सर इनके बारे में पूछा जाता है कि एक केमिकल कोई रिएक्शन दी रहेगी और पूछा जाएगा कि ये कौन से प्रकार की अभिक्रिया है। क्लियर है जी? चलिए, बहुत बहुत बढ़िया सभी को, वेरी वेरी गुड इवनिंग। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए बताएंगे, इसका आंसर क्या रहेगा। सभी लोग इसका भी आंसर कर देंगे। विच लॉ इज फॉलोड वाइल बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन? रासायनिक समीकरण को संतुलित करते समय कौन सा नियम लागू होता है? चलिए बताइए। रासायनिक समीकरण को संतुलित करते समय कौन सा नियम लागू होता है? चलिए बताइए, इसका आंसर क्या रहेगा। लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, या लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन? तो बहुत बढ़िया जी, यहाँ पे मैक्सिमम लोगों ने गलत आंसर दे दिया है। इसका आंसर रहेगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मैक्सिमम 90% से भी ज्यादा लोगों ने गलत आंसर दे दिया। बी किसी का भी आंसर नहीं है। अगर यहाँ पे पोल अगर देते होते थे तो समझ में आता था। बराबर है। उस टाइम पे आंसर था 99.99% लोगों ने गलत आंसर दिया। इसका आंसर रहेगा आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या रहेगा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इसका सही उत्तर रहेगा। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है? देखो हमारे एनसीईआरटी में क्या लिखा गया है कि जो रिएक्टेंट साइड होता है, जैसे कि मान लीजिए कोई ए है कोई बी है, दोनों भी एक दूसरे से रिएक्ट करके मान लेते कोई ए बी नाम का प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। तो सभी लोग मुझे बताएंगे ये कौन से प्रकार की अभिक्रिया है। चलिए सभी लोग यहाँ पे लिखेंगे, मुझे बताएंगे कि ए है बी है, दोनों भी एक दूसरे के साथ अभिक्रिया कर रहे हैं और ए बी नाम का प्रोडक्ट बन रहा है। तो ये कौन से प्रकार की अभिक्रिया है? कौन सी है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कौन सी है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है कि मान लीजिए ए जो है, मान लेते मैंने 100 ग्राम लिया। कितना लिया? 100 ग्राम लिया। और बी जो है मान लेते मैंने 50 ग्राम लिया। कितना लिया? 50 ग्राम लिया। तो ए बी का टोटल वजन कितना रहेगा? तो ए बी को अगर हमें बैलेंस करना है, क्या करना है? AB को अगर बैलेंस करना है तो AB का टोटल वेट कितना आना चाहिए? 150 ग्राम आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 150 ग्राम आना चाहिए। माने कि वहां पर हम क्या देखते हैं जी? क्या कर रहे हैं? हम मास को बैलेंस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मास को बैलेंस कर रहे हैं। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सबसे पहले बताने वाले, उसको एक्सप्लेन करने वाले जो वैज्ञानिक है वो थे आपके एंटोनी लेवोन्सर्स थे। कौन से? एंटोनी लेवोन्सर्स थे। ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है जी? ये आया हुआ क्वेश्चन है। ये आया हुआ क्वेश्चन है। अभी अभी 17th बीपीएससी में जो है इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। तो याद रखिएगा, एंटोनी जो है बस अब उनको फादर ऑफ केमिस्ट्री भी बोला जाता है। बराबर है। सबसे ज्यादा अभिक्रिया के बारे में बताने वाले यही वैज्ञानिक थे। क्लियर है जी सभी को? बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट हैपन व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद द वाटर?
जब कैल्शियम ऑक्साइड पानी के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है? चलिए बताइए, सभी लोग आंसर करेंगे, आगे बढ़ेंगे। चलिए बताइए, बहुत बढ़िया, सभी लोग बहुत अच्छे से आंसर कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और इसी तरह से अगर पढ़ाई करते रहो तो भाई साहब, आपका अगर किसी ने आरआरबी का फॉर्म भरे हो, है ना, बहुत सारे वैकेंसीज निकली है ग्रुप डी से, आप सभी को पता है लेवल 1 की वैकेंसीज है, लगभग 32,000 वैकेंसीज वहां पर निकली है। तो अगर आप उसे दे रहे हो या फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो भाई साहब आपका वहां पे पक्का हो जाएगा, अगर ये पूरी की पूरी सीरीज आप कर ले तो इससे टफ क्वेश्चन वहां पे आएगा ही नहीं। और बहुत सारे क्वेश्चन में वहां से भी डाल रहा हूं, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या रहेगा? तो यहाँ पे क्या बनेगा? यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, ठीक है। कोई सभी लोग मैक्सिमम बी बोले, देखो आप सभी को दिखा देता हूं, यहां पर आप देख पा रहे हो ये सीधी सीधी केमिकल रिएक्शन जो है आपके एनसीईआरटी में दी है और वो क्वेश्चन पूछा गया है आपके एसएससी के एग्जामिनेशन में। आप यहां पर देख पाते हो, ये हो गया आपका कैल्शियम ऑक्साइड, ये क्या आपका कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे हम CaO बोलते हैं और इसे ही बोलते हैं हम क्विकलाइम। क्या बोलते हैं? क्विकलाइम। जब कभी भी इसे पानी में डाला जाता है या पानी के साथ रिएक्ट करा जाता है तो क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसका फॉर्मूला रहेगा आपका CaOH ट्वाइस, ठीक है, ये हमने पढ़े हैं। तो अब सभी लोग मुझे बताएंगे, और यहां से थोड़ी अबाउंड में हीट भी बाहर निकल रही है, माने कि उष्मा भी बाहर निकल रही है। इसका मतलब अभी सभी लोग आंसर करेंगे, इसका आंसर क्या रहेगा? चलिए बताइए, डायरेक्टली क्वेश्चन, कुछ भी डिफरेंस नहीं, बस उन्होंने केमिकल रिएक्शन को पढ़ा और वैसे ही क्वेश्चन बनाकर डाल दिया। और ये क्वेश्चन पूछा गया आपके एसएससी की एग्जामिनेशन में। कहां पे पूछा गया है? एसएससी के एग्जामिनेशन में पूछा गया है। तो आंसर अभी सभी लोग चेंज कर लेंगे, मुझे पता है। तो आपका क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और उसमें से हीट क्या होगी? इवॉल्व होगी। क्या होगी? हीट इवॉल्व होगी। अब यहां पर जो आप लोगों ने ये वाला आंसर दिया है, ये आंसर तब रहता है जब आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से आप कार्बन डाइऑक्साइड को पास करते हो। क्या करते हो? कार्बन डाइऑक्साइड को पास करते हो, तो उस टाइम पे आपका इनसोलुबल इनसोलुबल कैल्शियम कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनता है। और वो कैसे होता है जी? इनसोलुबल होता है। और इसी के वजह से ये जो आपका लाइम वाटर नजर आ रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का लाइम वाटर, ये दूधिया रंग का हो जाता है। कैसे हो जाता है? दूधिया रंग का हो जाता है। क्लियर है? क्लियर है? हाँ, मुझे पता है सभी ने जो है पलट पलट गए थे भाई साहब, पता है मुझे, ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और सभी लोग मुझे बताएंगे इस नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। चलिए बताइए जी, जल्दी जल्दी आंसर कर लेंगे। चलिए बताइए इसका आंसर करे। चलिए, मजा आ रहा है कि नहीं? मजा आ रहा है ना? देखो, केमिकल रिएक्शन वाला टॉपिक जो थोड़ा सा ये है, बड़ा सा दिमाग में ऐसे कीड़े घुस गए ना ऐसे लगता है, पर इसे धीरे धीरे और हौले हौले समझने की कोशिश करोगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। केमिकल की दुनिया में घुस जाओगे भाई साहब, है ना। चलिए बताइए इसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन अभिक्रिया है, माने कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन है? इसका तो कोई भी गलत नहीं करेगा। तो कॉम्बिनेशन में क्या होता है जी? दो एलिमेंट मिलकर एक बनाते हैं। तो आपका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए आएगा। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए आएगा। मुझे सभी लोग मुझे बताएंगे, ये ऑप्शन नंबर बी जो नजर आ रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ा गया है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में, बराबर है। तो सभी लोग मुझे बताएंगे ये केमिकल रिएक्शन कौन सी है? चलिए बताइए फास्ट। और बहुत अच्छा आपका रिस्पॉन्स भी आ रहा है, सभी लोग आंसर करते रहेंगे। चलिए बताइए इसका आंसर क्या रहेगा जी? चलिए सभी लोग इसका आंसर करेंगे, ये कौन सी रिएक्शन है? एक को तोड़ दिया हमने, मान कि अपघटन हो रहा है। क्या हो रहा है? अपघटन हो रहा है। अपघटन हो रहा है मतलब क्या हो रहा है? डिकम्पोज हो रहा है। क्या हो रहा है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ओके, सभी लोग इसको भी बता देंगे। चलिए बताइए, FeCO प्लस Cu, ये कौन सी रिएक्शन है? याद आ रहा है? एक की जगह पे दूसरा, पलटू राम, है ना, पलटू राम जिसे बोलेंगे, एक जगह पे दूसरा आ जाएगा, तू इधर आ जा मैं उधर आ जाता, अदला बदली कर लेंगे भाई साहब। चलो बताइए इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर क्या रहेगा? चलिए बताइए इसका आंसर क्या रहेगा? ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, पर कौन सी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? हाँ, बहुत बढ़िया, ये रहेगी आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी रहेगी? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। और उसी तरह से ये भी मुझे बता देंगे ये कौन सी केमिकल रिएक्शन है। चलिए फास्ट,
यहाँ पे सिंगल जो सिल्वर क्लोराइड है इसे तोड़ा गया है, ठीक है, तोड़ा गया है आपके सिल्वर और क्लोरीन के गैस में, तो ये कौन सी केमिकल रिएक्शन रहेगी? बहुत बढ़िया, हाँ ये कौन सी रहेगी? ऊपर वाली ही रहेगी ना भाई साहब, ये ऊपर जो दिया है, ठीक है, वही आंसर है। सॉरी ये वाला, कौन सा वाला? ऑप्शन नंबर बी वाला। अभी इसका नाम नहीं बताऊंगा, इसका नाम नहीं बताऊंगा, सभी लोग आंसर लिख देंगे अपने कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए। और आपको बता दूं, जितने भी हमारे एग्जामिनेशन होते हैं उसमें लगभग मैं बोलना चाहूंगा, अगर 60% से भी ज्यादा, 60% से भी ज्यादा चांसेस होते हैं, ज्यादा चांसेस होते हैं कि कोई एक क्वेश्चन तो भी आपका भौतिक और रासायनिक परिवर्तन से पूछा जाए, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन से पूछा जाए। तो आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से करके रखना है, ठीक है। ये मेरी एक सलाह रहेगी, एक भाई की तरह आप सभी को बता रहा हूं, ठीक है। अगर मुझसे बड़े हो तो छोटा भाई समझ लेना, अगर आपसे बड़ा हो तो एक बड़ा भाई समझ लेना, और सभी को ये बता रहा हूं कि ये रिएक्शन और ये चेंजेस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या रहेगा? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? कथन सही नहीं बोला गया है, चलिए बताइए मुझे। डाइजेशन माने कि पाचन, ये केमिकल चेंज है जी, बिल्कुल ये सही रहेगा। फोटोसिंथेसिस इज अ केमिकल चेंज, जी बिल्कुल ये भी सही रहेगा। रेस्पिरेशन माने कि श्वसन, ये एक प्रकार की रासायनिक परिवर्तन है, ये भी आपका सही रहेगा। क्रिस्टलाइजेशन इज अ केमिकल चेंज, ये आपका गलत रहेगा क्योंकि ये गलत है, और क्रिस्टलाइजेशन ये कोई केमिकल चेंज या रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है, ये आपका भौतिक परिवर्तन होता है। क्या होता है? भौतिक परिवर्तन होता है। और क्रिस्टलाइजेशन एक प्रकार की मेथड ऑफ सेपरेशन का एक चैप्टर है हमारे कक्षा 5वीं का, ठीक है, वहां पे हमने पढ़े हैं, ठीक है, वो आपको याद आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 4 रहेगा जी। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। थोड़ा सा जान लेते पर उसके पहले, अगर आपको अपनी जिंदगी में जैसे कि मकर संक्रांति में आप पतंग उड़ाते हो, है ना, पतंग जैसे जैसे ऊपर जाती है और खुशी होती है, और उसी तरह से जब आप शिक्षक बन जाओगे और जैसे जैसे आपकी तरक्की होती जाएगी तो आपको देखने वाले लोग बढ़ जाएंगे, आपके साथ जुड़ने वाले लोग बढ़ जाएंगे, और आपके घर परिवार में रहने वाले जितने लोग हैं वो उनका मन शांत हो जाएगा और बोलेंगे कि मेरा बेटा या मेरी बेटी जो है अभी शिक्षक बन चुकी है, अपने पैरों पे खड़ी हो चुके हैं। और उसी तरह से अगर सच में आपको शिक्षक बनना है तो मैं बार बार बोल रहा हूं कि बीपीएससी में सबसे ज्यादा रिजल्ट देने वाला कोई चैनल होगा, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वो है टीचिंग परीक्षा, ठीक है। अभी तक आप अगर नहीं जुड़े हो तो जल्दी ही जुड़ जाओ, ये ऑफर जल्दी ही खत्म होने वाला है, और इसी मकर संक्रांति के ऊपर एक अच्छी शुरुआत कर लीजिए और जुड़ जाइए टीचिंग परीक्षा के साथ और तैयारी शुरुआत कर दीजिए। पेड क्लास में A1 प्रीमियम कंटेंट से भी जबरदस्त जो क्लासेस होती है आप सभी को बता दो, ठीक है जी, क्लियर है जी। देखो यहाँ पे कमेंट भी आ रहा है, यस मोना मैम भी बहुत अच्छा पढ़ाती है जी, बिल्कुल अच्छा पढ़ाती है, ठीक है, क्लियर हो गया है। चलो तो सभी लोग जो है इसकी तैयारी करेंगे टीचिंग परीक्षा के साथ, ठीक है। और अगली बार जब आप ये करोगे, जब आप तैयारी करोगे, शिक्षक बन जाओगे, तो उस टाइम पे आपका इंटरव्यू भी लेंगे भाई साहब, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। वो भी एक अलग मोटिवेशन होता है, क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रिस्टलाइजेशन होता क्या है आप सभी को पता है? देखिए हमारे घर में जो हम नमक इस्तेमाल करते हैं, जो हम नमक इस्तेमाल करते हैं वो कौन सी प्रोसेस से बनाया जाता है? तो उसका आंसर रहेगा आपका बाष्पीकरण, ठीक है, वेपराइजेशन प्रोसेस जो होती है, ठीक है, ठीक है, बाष्पीकरण, वेपराइजेशन। पानी को क्या किया जाता है? उसे पानी निकाला जाता है, बराबर है। और उसी तरह से, और ये जो नमक होता है ये कौन से रूप में होता है? ये होता है हमारे पास क्रिस्टल के रूप में होता है। कौन से रूप में होता है? क्रिस्टल के रूप में होता है। ये क्रिस्टलीकरण आप घर पर भी कर सकते हो। कहां पे कर सकते हो? घर पर भी कर सकते हो। घर पर अगर आपको करना है तो सिंपल कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन कभी लेकर देखना, ठीक है, और उसमें जो है भाई साहब घुल मिला देना, और जैसे जैसे आप उसका कॉन्सेंट्रेशन, देखो क्या होता है ना, किसी भी लिक्विड का उसके अंदर किसी सब्सटेंस को ग्रहण करने की एक क्षमता होती है। क्या होती है? ग्रहण करने की क्षमता होती है। अगर आपको ये क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस समझना है तो थोड़ा सा सब्र रखिएगा, ठीक है, पूरी की पूरी प्रोसेस आपको समझा रहा हूं, सभी लोग ध्यान से देखेंगे।
जैसे कि मान लीजिए मेरे पास कोई बीकर है और इस बीकर में मैंने क्या कर दिया, एक लिक्विड ले लिया। क्या ले लिया? एक लिक्विड, ये तरल पदार्थ ले लिया। मान लीजिए इसकी मात्रा जो है मेरे पास 100 ग्राम ये ले लिया, और इस 100 ग्राम में इसकी लिमिट है कि ये 100 ग्राम में अत्यधिक 50 ग्राम जो नमक है वो उसमें डिसॉल्व कर सकता हूं। तो मैंने क्या कर लिया, इसमें उसकी लिमिट जितनी थी 50 ग्राम वो मैंने डाल दिया। मैंने क्या कर दिया, उसमें डाल दिया। अब इसका मतलब ये होता है कि इसके बाद अगर मैं इसमें नमक डालूंगा तो वो नमक या जो पदार्थ इसमें घुल मिल रहा है वो उसमें घुल मिल नहीं जाएगा। क्लियर है? अब यहां पर एक काम करते हैं, एक काम मैं करता हूं, इसी लिक्विड में जहां पे 50 ग्राम मैंने कुछ सब्सटेंस माने के नमक डाल दिया, इस लिक्विड को मैं हीट करता हूं। इस लिक्विड को मैं क्या करता हूं, इसे मैं हीट कर रहा हूं। ये हीट हो रहा है। अब एक बात मुझे बताइए, एक बात मुझे बताइए, इस 100 ग्राम जो पानी था इसका लेवल कम हो जाएगा। इसका लेवल मान लेते हैं अभी जो इसमें लगभग 70 ग्राम जो है वो पानी बचा है। कितना बचा है? 70 ग्राम पानी बचा है। इसमें नमक अभी भी कितना है? सभी लोग मुझे बताएंगे इसमें मैंने जो नमक डाला है उसकी मात्रा अभी भी उस पानी में कितनी है? चलिए चलिए सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। मैंने आपको ये पूछा है, मैंने आपको ये पूछा है, मैंने सीटेट में भी टीचिंग परीक्षा के यूट्यूब से पढ़े हुए 107 मार्क आए 6 to 8 साइंस में। बहुत बहुत बढ़िया अंबिका जी, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी का। ठीक है, जिन्होंने भी पास किए मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल। ठीक है, हाँ सभी लोग मुझे आंसर करेंगे। यहाँ पे मैंने पानी की मात्रा कम कर दी, पहले 100 ग्राम था अभी 70 ग्राम कर दिया। नमक मैंने 50 ग्राम डाला था, तो यहाँ पे अभी नमक कितना है? वो भी 50 ग्राम ही है। क्या है? 50 ग्राम ही है। पर एक बात मुझे बताइए, मैंने लिमिट इसकी बोली थी कि 100 ग्राम में सिर्फ 50 ग्राम घुल मिल सकता है, तो 70 ग्राम में, 70 ग्राम में कितना घुल मिल जाएगा? अगर मैं x की मात्रा निकालता हूं तो 70 गुना में 50 डिवाइड बाय 100 हो जाएगा। 2 जीरो कैंसिल हो गए, मान कि इसमें केवल और केवल 35 ग्राम नमक जो है उसमें डिजोल्व फॉर्म में रह सकता है। पर यहाँ पे नमक है कितना? यहाँ पे है 50 ग्राम। कितना है? 50 ग्राम। एक बात मुझे बताइए, इस पानी में या इस सॉल्यूशन में कितना ज्यादा नमक प्रेजेंट है? वो है लगभग 15 ग्राम नमक जो है वो एक्स्ट्रा प्रेजेंट है। तो अब होता क्या है, ये 15 ग्राम जो नमक यहाँ पे प्रेजेंट है वो इस तरह से सतह के ऊपर सॉलिड बनके जो है यहाँ पे उभर कर आ जाएगा। सॉलिड बनकर उसे उभर कर आना पड़ेगा, और इसी विधि को, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टलीकरण बोलते हैं या क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। सबको समझ में आ गया है? सबको? अब इसे गर्म नहीं करते रहना है, ठीक है, नहीं तो पूरा का पूरा उबाल के भाई सब उड़ा दोगे। ठीक है, इसको ठंडा करना है। पानी कम कर दिया, उसके बाद उसको ठंडा करना है, और जैसे ही आप ठंडा कर लोगे तो आपको सतह के ऊपर ऐसे नमक के क्रिस्टल जो आपको दिखाई देंगे। तो इसी मेथड को क्या बोला जाता है? क्रिस्टलाइजेशन या क्रिस्टलीकरण बोला जाता है। सबको समझ में आ गया है? जिसको समझ में आ गया है एक बार हाथ ऊपर कर देंगे प्लीज। देखो, विथ न्यूमेरिकल, विथ कैलकुलेशन के साथ मैंने आपको बताया कि एक्चुअल में होता क्या है। समझ में आ गया है? क्लियर हो गया है? तो एक बात हमेशा ध्यान में रखेगा कि जब कभी भी क्रिस्टलाइजेशन ये प्रोसेस एज ए मेथड ऑफ सेपरेशन आप इस्तेमाल कर रहे हो, तो वहां पे किसी भी सॉल्यूशन में जो डिसॉल्व सब्सटेंस होता है उसका कॉन्सेंट्रेशन लिमिट से हमेशा ज्यादा होना चाहिए। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया, यह आपका क्लियर हो गया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, इस क्वेश्चन का भी आंसर कर देंगे। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? चलिए, और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये वाला। देखो क्या बोला गया है, आपको ए स्टेटमेंट और बी स्टेटमेंट दिया गया है, और इसमें बोला गया है कि आपको सोर्स ऑफ एनर्जी को पहचानना है, माने कि ऊर्जा का कौन सा स्रोत है उसे पहचानना है। चलिए बताइए। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। चलिए बताइए, आंसर करेंगे सभी लोग, इसका आंसर क्या रहेगा? फास्ट। जी बिल्कुल किशन कुमार जी, थैंक यू वेरी मच। आपका सिलेक्शन भी सबसे ज्यादा है भारत में, ये भी बताना चाहूंगा आपको। ठीक है, चलिए बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। यहां पे बोला गया है ए जो है वो इट इज अ कॉन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, माने कि ये कोई ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है, बराबर है। बी में ये बोला गया है कि यह ऊर्जा स्रोत कच्चे तेल को सतह पर लाते समय मुक्त होता है, माने कि
पेट्रोलियम पदार्थ जो होते हैं उसके आसपास इसके जो है भाई साहब आपको ये मिलते हैं, सोर्सेस मिलते हैं। तो इसका आंसर क्या करोगे? बहुत बढ़िया, मैक्सिमम लोगों ने इसका सही उत्तर दे दिया। इसका आंसर रहेगा आपका नेचुरल गैस, माने कि प्राकृतिक गैस। कौन सी रहेगी? प्राकृतिक गैस जो है इसका सही उत्तर रहेगा। पर एक बात मुझे बताइए, एक बात मुझे बताइए, क्या क्या ये जो आपको आपने आंसर दिया प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक जो वायु होता है, क्या ये प्राकृतिक वायु जो है ये पेट्रोलियम गैस है? क्या ये पेट्रोलियम गैस है? कितने लोग इस क्वेश्चन से राजी है? क्योंकि ये जो है पेट्रोलियम पदार्थ निकालते समय जो है इसके आजू बाजू जो फोसाइल्स फ्यूल्स में, रॉक्स में जो अपनी मीथेन गैस फंस गई है वो भी बाहर निकल आएगी। तो क्या इसे मैं पेट्रोलियम गैस बोल सकता हूं? क्या इसे मैं पेट्रोलियम गैस बोल सकता हूं? देखते कितने लोग इसका सही उत्तर देते। सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर लिखेंगे जल्दी जल्दी। कल मैंने आपको बताया था कि जो कोयला बनता है और जो पेट्रोलियम पदार्थ बनते हैं वो जो हजारों करोड़ों साल पहले जो जीव जो है जमीन के अंदर धस गए थे, उनके ऊपर बैक्टीरिया की रिएक्शन हुई, उसके बाद ऊपर प्रेशर, माने कि जमीन की सतह का जो प्रेशर है, जो तापमान है, और उसके वजह से वो कार्बोनिशियस मटर में कन्वर्ट हो गए, उनको हमने पेट्रोलियम पदार्थ बोले थे। और इनका डिकम्पोजिशन बैक्टीरिया द्वारा किया गया था। और जब कभी भी डिकम्पोजिशन होता है तो उसमें से जनरली आपकी मीथेन गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है? मीथेन गैस निकलती है। और ये मीथेन गैस जो होती है, ये मीथेन गैस जो होती है इस तरह से पत्थरों में फंस जाती है। ये मीथेन गैस यहाँ पे फंस गई है और यहाँ पे जो आपको नजर आ रहा है ये है आपका ऑयल, ये है आपका ऑयल, ये है आपका ऑयल। तो एक बात मुझे बताइए, पेट्रोलियम गैस या पेट्रोलियम पदार्थ में क्या घुल मिल गई है? इसमें घुली मिली है क्या? जी बिल्कुल भी नहीं। तो इसीलिए इस सीएनजी को, कॉम्प्रेस नेचुरल गैस को, इट इज नॉट अ पेट्रोलियम पदार्थ, ये पेट्रोलियम गैस नहीं माना जाता है, पेट्रोलियम गैस नहीं माना जाता है। भलाई पेट्रोल को निकालते समय ये निकल रही है, पर वो पेट्रोलियम पदार्थ तो जो है उसका हिस्सा नहीं है, वो उसका हिस्सा नहीं है। पेट्रोलियम पदार्थ का मतलब ये होता है कि जो पेट्रोलियम क्रूड ऑयल हमने बाहर निकला है और उससे जो हमने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, उसके बाद उससे डामर अलग, उसके बाद पेट्रोल अलग, डीजल अलग, केरोसिन अलग, ये जो प्रक्रिया हम कर रहे उसमें इस गैस नहीं निकलती है, उसमें ये गैस नहीं निकलती है और इसीलिए इसको पेट्रोलियम गैस नहीं मानी जाती। क्लियर है जी? क्लियर है? चलिए बहुत बहुत बढ़िया। और अगर मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हमारे एनसीईआरटी में कुछ एग्जाम्पल भी दिए हैं, जैसे कि त्रिपुरा में ये सबसे ज्यादा पाई जाती है, राजस्थान में भी ये पाई जाती है, और महाराष्ट्र में कहा पाई जाती है? तो महाराष्ट्र में जो कृष्णा गोदावरी डेल्टा है, माने कि कृष्णा नदी और जो हमारी गोदावरी नदी है, इन दोनों के बीच का जो एरिया है वहां पर आपको जनरली ये सभी कुछ जो है पदार्थ मिलते हैं। क्लियर है जी? और आपने देखा भी होगा। चलिए एक सादा सिंपल सा क्वेश्चन आपको मैं पूछता हूं कि हमारे भारत में सर्वाधिक कोयला कौन से एरिया में पाए जाते हैं? देखते हैं कितने लोगों को पता है। चलिए बताएंगे सभी लोग जी। चलिए सभी लोग आंसर करेंगे कि हमारे भारत में सर्वाधिक कोयला, सर्वाधिक सर्वाधिक कोयले की खान जो है, जो एरिया है, उस एरिया को क्या बोला जाता है? सभी लोग आंसर करेंगे। मैंने मैंने कोई राज्य का नाम नहीं पूछा है, मैंने कोई स्टेट का नाम नहीं पूछा है, मैंने पूछा है उस प्राकृतिक जगह के बारे में, उस एरिया को क्या बोला जाता है? तो उसे बोला जाता है छोटा नागपुर का पठार बोला जाता है। अगर आपने सुना होगा, छोटा नागपुर, नागपुर का पठार बोला जाता है, ऐसा कुछ तो भी नाम है उसका, ऐसा कुछ तो भी नाम है, आपने सुना होगा शायद। सबने सुना है क्या? किन किन लोगों ने इसके बारे में सुना है? क्लियर है? चलिए ये आपका आंसर रहेगा, ये आपका आंसर रहेगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए बताइए, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या रहेगा? चलिए आंसर करेंगे, इसका आंसर क्या रहेगा जी? आपको ऑब्जर्वेशन और इन्फ्रेंस दिया गया है। ये जो क्वेश्चन जो है ये आपके सीटेट का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? ये सीटेट में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए बताइए इसका आंसर करेंगे सभी लोग, देखते हैं कितने लोग इसका सही उत्तर करते हैं। चलिए बताइए फास्ट।
जल्दी जल्दी आंसर करेंगे जी, बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। पूछा गया है जी द टेम्परेचर ऑफ द कोर ऑफ द सन, माने कि सूर्य के केंद्र का तापमान जो है लगभग 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस, माने कि 1 करोड़ डिग्री सेल्सियस होता है। ये एग्जैक्टली सही है, पर्यवेक्षण सही दिया गया है। इन्फ्रेंस से बोला गया है द हाईएस्ट टेम्परेचर दैट कैन एग्जिस्ट इज लिमिटेड। देखो यहां पे बोला गया है कि जो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है वो लिमिटेड है, तो यहीं पे ये गलत हो गया है, यहीं पे ये गलत हो गया है। मैक्सिमम टेम्परेचर कभी भी लिमिटेड नहीं हो सकता, मैक्सिमम टेम्परेचर कभी भी लिमिटेड नहीं हो सकता, क्योंकि मैं आपको बता दूं सूर्य के सेंटर में जो 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, उससे भी ज्यादा तापमान वाले भी सूर्य हमारे पास है, हमारे ब्रह्मांड में है। जिस तरह से हमारे पृथ्वी का सेंटर का तापमान कितना होता है, 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, माने कि मैं इसे लिमिट समझूंगा क्या, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इससे भी ज्यादा तापमान आपके सूर्य के सतह पर मिलेगा। ठीक, इसका मतलब क्या है, यहां पे आपका ऑब्जर्वेशन सही है, पर इन्फरेंस जो दिया गया है वो आपका सरासर गलत है, माने कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी आना चाहिए। ओ आपका सही है, पर आज जो दिया गया है वो गलत है। क्लियर है जी, चलिए बहुत बढ़िया, आपको समझ में आ गया। चलिए, और ये क्वेश्चन पता है कहां से बनाया गया है, ये बनाया गया आपका एक डू यू नो वाली सीरीज है, डू यू नो, डू यू नो वाली एक सीरीज है, जो पेड वाले बच्चे हैं, जो पेड वाले बच्चे हैं उनको भाई साहब हम फ्री में दे रहे हैं। अगर आप कोर्स परचेस कर रहे हो तो उसके साथ ये पूरा का पूरा कोर्स आपको फ्री मिलने वाला है। और यहाँ पर ऐसे ऐसे क्वेश्चन, अगर मैं गलत नहीं हूं तो लगभग 5000 प्लस क्वेश्चन जो है उसमें डाले गए हैं। और इतने क्वेश्चन अगर आपने सॉल्व कर लिए ना, तो भाई साहब भारत में जितने भी एग्जामिनेशन हो रहे, इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा, ये आपको याद रखना है। और आप देख सकते हो यहाँ पे क्या लिखा है कि सूर्य के सेंटर का तापमान कितना है, 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। और उसी तरह से देयर इज नो लिमिट ऑन द हायर टेम्परेचर। देख रहे हो विनोद, कहा गए विनोद, है कि नहीं विनोद, तो विनोद को बुलाओ और उसको बताओ कि देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है। यहाँ पे ये लिखा गया है कि हमारे धरती में या पूरे ब्रह्मांड में जो मैक्सिमम लिमिट होती है टेम्परेचर की वो है ही नहीं। वो तापमान 1 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, कितना भी रह सकता है, कितना भी रह सकता है। जितना ज्यादा फ्यूल जलाओगे उतना ज्यादा। क्लियर है। अच्छा, चाय पीने गया तो बुला लो भाई साहब उसको बताओ कि देखो सूरज के ऊपर जो तापमान होता है वो ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा नहीं है, उससे भी ज्यादा तापमान वाले सूरज जो है हमारे ब्रह्मांड में है। क्लियर है। चलिए बहुत बढ़िया है, चलिए आगे बढ़ेंगे। हाँ, पर हाँ यहाँ पे एक बात तो बताना भूल गया, पर विनोद को यह भी बताओ कि अभी हमारे धरती के ऊपर जो मिनिमम टेम्परेचर है उसकी लिमिट है, मिनिमम टेम्परेचर की लिमिट है, मिनिमम टेम्परेचर की लिमिट है। और वो लिमिट कितनी है जी, वो है -273.15 डिग्री से। सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे वो टेम्परेचर है -273.15 डिग्री सेल्सियस इज द मिनिमम टेम्परेचर दैट कैन बी अचीव्ड। ठीक है, दैट कैन बी अचीव्ड, और मिनिमम तापमान तक पहुंचने वाला लिमिट खत्म। और इसे ही क्या बोला जाता है, चलिए सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, इसे ही क्या बोला जाता है, इसे ही बोला जाता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। क्या बोला जाता है, इसे ही बोला जाता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोला जाता है। ये भी आपको याद रखना। क्लियर है, माने कि मिनिमम टेम्परेचर को लिमिट है पर मैक्सिमम टेम्परेचर को लिमिट नहीं है। क्लियर है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए बताइए इसका आंसर कर देंगे सभी लोग, इसका भी आंसर कर देंगे, इसका आंसर कर देंगे। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर का मतलब क्या होता है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर का मतलब क्या होता है, क्या होता है, कितना होता है, वो होता है आप भाई साहब आपका -273.15 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, -273.15 डिग्री सेल्सियस। पर वही अगर क्वेश्चन आपको केल्विन में पूछा जाए, यही क्वेश्चन अगर आपको केल्विन में पूछा जाए तो सभी लोग केल्विन में आंसर करेंगे। चलिए देखते हैं कितना लोग सही उत्तर कर पाते। चलिए बताइए, सभी लोग आंसर करेंगे कि बताओ कि केल्विन में कितना तापमान रहेगा, जिसे हम एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर बोलेंगे। वो रहेगा आपका 0 केल्विन। कितना रहेगा, 0 केल्विन। कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए और विनोद को बता देना भाई साहब कि मिनिमम टेम्परेचर लिमिट 0 केल्विन होती है। क्लियर है, हाँ बहुत बढ़िया जी, 0 केल्विन होती है। क्लियर है।
चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पर उसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि केल्विन में जैसे बताया कि 0 केल्विन एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है, वही डिग्री सेल्सियस में आपको बताया -273 होता है। कितना होता है? -273 होता है। और वही अगर फ़ारेनहाइट में पूछा जाए तो वो होता है आपका -459.67। कितना होता है? -459.67। क्लियर है जी? चलिए बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए। बताइए इसका आंसर कर देंगे। ये सीधे सीधे हमारे एनसीईआरटी से लिया गया क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से लिया गया क्वेश्चन। चलिए बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। सभी लोग आंसर करेंगे। पूछा गया है कि जो टूटते हुए तारे आपको दिखाई देते ना, थोड़ी देर तक आपको दिखाई देंगे, उसके बाद गायब हो जाती है भाई साहब, है ना। फिर दुख होता है कि भाई साहब थोड़ा देर और अगर रहता तो मैं भगवान से मांग लेता कि मेरी शिक्षक बनने की इच्छा पूरी कर दे। भगवान के भरोसे नहीं रहना, आपको मेहनत करना है। भगवान भी यही बोलते हैं कि मेहनत करो, मेहनत करो, फल जरूर मिलेगा। ठीक है, मेहनत करो, ठीक है, वही आपको करना है। तो हाँ, तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर सभी ने दे दिया है जी, बहुत बढ़िया, सभी ने दे दिया है। इसका आंसर रहेगा आपका मेसोस्फीयर। क्या रहेगा? मेसोस्फीयर, मध्यांबर, बराबर है। क्लियर हो गया यहाँ पे। उसी तरह से सभी लोग मुझे बताएंगे ये थर्मोस्फीयर, इसका उपयोग क्या होता है? ये एक्सोस्फीयर, इसका उपयोग क्या होता है? और इस स्ट्रेटोस्फीयर का उपयोग क्या होता है? सभी लोग एक एक करके कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। मेसोस्फीयर का आपने बता दिया। थर्मोस्फीयर का हम मानव के लिए उपयोग यह है कि थर्मोस्फीयर में आइनोस्फीयर होता है। क्या होता है? आइनोस्फीयर होता है। और इसी आइनोस्फीयर से जो रेडियो वेव्स होती है, जो रेडियो वेव्स होती है, उनको ट्रांसमिट किया जाता है। माने कि रेडियो ट्रांसमिशन के लिए, टेलीकम्युनिकेशन के लिए ये थर्मोस्फीयर हमारे लिए महत्वपूर्ण है। मैं अगर बात करूं एक्सोस्फीयर की, तो हमारे धरती से 400 किलोमीटर के बाद, 400 किलोमीटर के बाद जो एरिया आता है हमारे वातावरण का, उसे एक्सोस्फीयर बोला जाता है। ठीक है, बाह्य मंडल बोला जाता है। और इसका हमें कौन सा उपयोग है? और इसी एक्सोस्फीयर में हमारा जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होता है, स्टेशनरी जो सैटेलाइट होता है, वो इन्हीं में उड़ते हैं, ये इन्हीं में उड़ते हैं। और ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की हाइट कितनी होती है, सभी लोग इसे कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। और उसी तरह से स्ट्रेटोस्फीयर का महत्वपूर्ण होता है कि इसमें आपको ओजोन की लेयर मिलेगी। इसमें कोई भी बादल, बरसात, बिजली, पानी कुछ भी नहीं होता है। बादल, बरसात, बिजली, पानी कुछ भी नहीं होता है। और इसीलिए इसमें से हमारे जो हवाई जहाज होते हैं, हमारे हवाई जहाज होते हैं, वो इसी से उड़ते हैं, इसी वातावरण से उड़ते हैं। और सभी लोगों ने बहुत बढ़िया उत्तर दिया। लगभग 35,000, अगर मैं पूरी तरह से करेक्ट अगर लिखूं तो शायद 687, ये जो तापमान, ये जो किलोमीटर होता है, यहां पर आपका जियो स्टेशनरी सैटेलाइट घूमता है। और जनरली आपको 35K से लेकर 36K जो है ये रेंज आपको याद रखनी है। क्लियर है जी? क्लियर हो गया है? चलिए बहुत बढ़िया, ये आपको सबको समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते चलिए सभी लोग। हाँ देखो, ये सभी कुछ दिया गया है। इसमें एक और क्वेश्चन भी पूछा गया है, पूछा जा सकता है कि कौन से वातावरण में सबसे कम तापमान पाया जाता है? कौन से वातावरण की लेयर में, परत में, वातावरण की परत में सबसे कम तापमान, सबसे कम तापमान कहां पर पाया जाता है? उसका आंसर कोई कर सकता है क्या? चलिए सभी लोग इसका आंसर करेंगे। उसका आंसर कोई कर सकता है क्या जी? बहुत बढ़िया, उसका आंसर है आपका मेसोस्फीयर। और आप देख पा रहे हो यहाँ पे मिनिमम तापमान जो होता है -90 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। कितना होता है? -90। और वही अगर आपको पूछा जाता है कि मैक्सिमम टेम्परेचर, सर्वाधिक तापमान कौन सी लेयर का पाया जाता है, तो उसका आंसर रहेगा आपका थर्मोस्फीयर, जो लगभग 2000 डिग्री सेल्सियस प्लस तापमान उसमें पाया जाता है। क्लियर है सभी को? क्लियर हो गया है? चलिए बहुत बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए बताएंगे, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं इसका। चलिए बताएं सभी लोग, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे, इसका क्या रहेगा। वर्षा, कोहरे और ओलावृष्टि जैसे मौसम की घटनाओं के लिए वायुमंडल की कौन सी परत सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है? कौन सी होती है? तो वो रहती है आपकी ट्रोपोस्फियर। कौन सी होती है? क्षोभ मंडल जिसे बोलते हैं, ये रिस्पॉन्सिबल होती है। बराबर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे। वायुमंडल की वह परत जिसमें ओजोन परत पाई जाती है। चलिए
आंसर जी, आंसर करेंगे सभी लोग। आंसर करेंगे सभी लोग। ऑप्शन बी रहेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और सबसे हानिकारक गैस लिख दो। ओजोन के लिए सबसे हानिकारक गैस, हानिकारक गैस कौन सी रहेगी? वो रहेगी आपकी CFC, है ना, CFC। और उसमें भी अगर पूछा जाता है तो क्लोरीन गैस जो होती है, क्लोरीन गैस जो होती है वो सबसे ज्यादा हानिकारक होती है। जो एक क्लोरीन गैस का मॉलिक्यूल लगभग 1 लाख से भी अधिक ओजोन के मॉलिक्यूल को खा जाता है भाई साहब। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पर उसके पहले एक थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल को रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है? एक बार पीरियोडिक टेबल को, जो आवर्त सारणी है, उसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं। चलिए सभी लोग मुझे बताएंगे सबसे सबसे हल्का धातु, हल्का धातु उसका नाम बताएंगे सभी लोग। मैं एक एक क्वेश्चन पूछता जाऊंगा, सभी लोग आंसर करते रहेंगे, ठीक है? चलिए बताइए सबसे हल्का धातु कौन सा है? जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर लिखेंगे। चलिए बताइए सबसे हल्का धातु कौन सा है? बहुत बढ़िया। मैंने गैस नहीं पूछी है भाई साहब, मैंने पूछा है धातु। तो धातु के बारे में पूछा जा रहा है तो वो रहेगा आपका लिथियम। कौन सा रहेगा? लिथियम रहेगा, Li बराबर है। उसी तरह से अगर पूछा जाता है सबसे सर्वाधिक, सबसे ज्यादा, सर्वाधिक रिएक्टिव धातु, धातु के बारे में पूछ रहा हूं, पूरे पीरियोडिक टेबल की बात कर रहा हूं, ठीक है? तो इसका भी आंसर कर देंगे। चलिए बताइए सभी लोग आंसर करेंगे, इसका आंसर क्या रहेगा? हाँ, मैं मुझे पता था आप वही आंसर करोगे। थोड़ा सा आंसर को करेक्ट करेंगे। और ऐसा मान लीजिए सोडियम और पोटेशियम लिस्ट में है ही नहीं। चलिए बताएंगे सभी लोग आंसर करेंगे। अभी मैंने क्या बोला? सोडियम और पोटेशियम लिस्ट में है ही नहीं। आपके सामने ही रखा पड़ा है, पहले ही ग्रुप में है वो। अगर थोड़ा सा याद कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अरे देखो क्या हो रहा है, ये पहला ग्रुप जो आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे अगर मैंने हाइड्रोजन को छोड़ दिया तो ये आपका अधातु है। ये कौन सा है? अधातु है, बराबर है। और यहाँ पे ये जो पहला ग्रुप आपको नजर आ रहा है, हमारी लीना कुमारी रायबरेली से फरार, याद है सभी को? मैंने बताया था हमारी लीना कुमारी रायबरेली से फरार। तो ये बाकी के जितने भी एलिमेंट्स आपको नजर आ रहे हैं, ये सभी के सभी आपके धातु है। और जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हो, इनकी रिएक्टिविटी बढ़ते जा रही है। क्या हो रहा है? रिएक्टिविटी बढ़ती जा रही है। और आपको ये याद रखना है कि इस पूरे के पूरे टेबल में सर्वाधिक कोई रिएक्टिव होगा तो वो होता है आपका फ्रांसियम। कौन सा होता है जी? फ्रांसियम होता है। कौन सा होता है? फ्रांसियम होता है। क्लियर है? सबसे रिएक्टिव धातु कौन सा है? फ्रांसियम रहेगा। और वही अगर पूछा जाता है सर्वाधिक, सर्वाधिक रिएक्टिव, रिएक्टिव अधातु, इसका आंसर कर देंगे। देखते हैं कितना लोग उससे उत्तर देते। चलिए बताइए सर्वाधिक क्रियाशील अधातु कौन सा है पूरे के पूरे पीरियोडिक टेबल में? तो वो रहेगा आपका, कौन सी रहेगी जी? फ्लोरीन गैस रहेगी। कौन सी रहेगी? और ये देख रहा है आपको फ्लोरीन गैस। कौन सी? फ्लोरीन गैस इज द मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल। एक ऐसी वायु जो सर्वाधिक नॉन मेटल माने कि रिएक्टिव है। क्लियर है? और उसी तरह से, उसी तरह से यहां पे ऐसा कौन सा ग्रुप है, ठीक है, ऐसा कौन सा ग्रुप है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा नहीं देता है? उस ग्रुप का नंबर सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और उस ग्रुप को क्या बोला जाता है? चलिए बताइए क्या बोला जाएगा उसको? उसको बोला जाता है आपका ये वाला ग्रुप। इस ग्रुप का नंबर क्या है जी? इस ग्रुप का नंबर है आपका 18, 18, 18। कौन सा है? 18। और उसी तरह से इस ग्रुप का नाम क्या है? इसे नोबल गैस एलिमेंट बोला जाता है, माने कि नॉन रिएक्टिव एलिमेंट्स का ग्रुप बोला जाता है। क्लियर है? ओके, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। और उसी तरह से सबसे भारी गैस कौन सी होती है? अगर आपको पूछा,
पूरे के पूरे पीरियोडिक टेबल में अगर आपको पूछा जाता है तो सबसे भारी गैस कौन सी होती है, चलिए देखते हैं कितने लोग सही उत्तर देते हैं। सभी लोग आंसर करेंगे और आपको थोड़ा सा हिंट भी मैंने दे दिया है, थोड़ा सा मैंने हिंट भी आपको दे दिया है कि सबसे हेवी गैस कौन सी है, उसको क्या बोला जाता है। बहुत बढ़िया। और वो कहां पर पाई जाती है वो भी लिख दो, तो जो नए बच्चे उनको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे जो रेडॉन गैस नजर आ रही है RN, ये सबसे भारी गैस है और ये आपको हवा में नहीं मिलेगी, वो आपको धरती में मिलेगी। कहां पे मिलेगी? धरती में। और सभी लोग ये भी लिख देंगे कि रेडॉन गैस की वजह से कौन सी बीमारी होती है, चलिए बताइए। रेडॉन, हाँ, भूकंप के टाइम पे जब कभी भी क्रैक्स पड़ जाते हैं वहां से रेडॉन गैस बाहर निकलती, बहुत बढ़िया जी। और ये संकेत होता है कि आगे जाकर भूकंप आने वाला है, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, हाँ, कैंसर क्या होता है? कैंसर, लंग कैंसर होता है जी। कौन सा कैंसर होता है? लंग कैंसर होता है। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया, बाकी तो आपको समझ में आ गया है। ओके, और इसमें कुछ बताना है क्या? नहीं, ठीक है, हमें इतने ही जो है जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए। चलिए इसका भी आंसर कर देंगे। चलिए बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। Why is the man-made fiber obtained from the natural sources? What could be the why? यहाँ पे बोला गया है कि why कोई मानव निर्मित रेशा है जिसे प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त किया जाता है, तो why क्या है? तो एकदम सिंपल सा आंसर है, एकदम सिंपल सा आंसर है, नायलॉन नहीं। नायलॉन तो सिंथेटिक फाइबर है ना, नायलॉन क्या है? सिंथेटिक फाइबर है। तो यहाँ पे पूछा गया कि ऐसा मैन मेड माने कि सिंथेटिक फाइबर जो नेचुरल रिसोर्सेज से बनाया जाता है, ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा आपका रेयॉन। क्या रहेगा? रेयॉन रहेगा जी, रेयॉन। तो याद रखिएगा, रेयॉन ये एक प्रकार का मैन मेड माने कि ये कृत्रिम धागा होता है, ये सिंथेटिक फाइबर होता है, मैन मेड फाइबर होता है, और ये बनाया जाता है जूट, उसके बाद वुड पल्प, वुड पल्प जो होता है, ठीक है, वो इससे बनाया जाता है। माने कि जूट और वुल पल्प जैसे जो नेचुरल रिसोर्सेस है, जो प्राकृतिक स्रोत है, उनका उपयोग कर कर जो है उसमें कुछ केमिकल्स ऐड किए जाते हैं और बनाया जाता है आपका रेयॉन। क्लियर है जी? क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। और आप देख पाते हो कि जो हमारा जूट है, ये हमारा जूट जो है, इसे ही बोला जाता है गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है। और ये आपको दानिश सर ने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, और ये बहुत सारे क्वेश्चन में भी, एग्जामिनेशन में पूछा गया है कि गोल्डन फाइबर किस धागे को पहचाना जाता है, किसे बोला जाता है। तो याद रखेगा, याद रखेगा, जो जूट वाला फाइबर होता है, ठीक है, जूट जिसे हम क्या बोलते, जूट ही बोलते हैं, ठीक है, इसे और क्या बोला जाता है, और सबसे ज्यादा कहां पर पाया जाता है? अगर मैं भारत की बात करूंगा तो ये जो जूट होता है, ये सबसे सर्वाधिक आपको पश्चिम बंगाल में मिलेगा। अगर मैं गलत नहीं हूं तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, जूट का प्रोडक्शन सर्वाधिक कहां पर होता है भारत में, वो शायद पश्चिम बंगाल में है। ठीक है जी, क्लियर है गया? क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। रेयॉन, ठीक है, ये भी आपको समझ में। नायलॉन सभी को पता है, नायलॉन जो होता है ये पूरी तरह से सिंथेटिक फाइबर होता है। कैसे होता है? ये पूरी तरह से सिंथेटिक, माने कि ये कृत्रिम धागे होते हैं। कैसे होते हैं? कृत्रिम धागे होते हैं, और ये बनाया जाता है, इसका दूसरा नाम भी है, ये भी आपको याद रखना है, इसको हेक्सामिथिलीन डायमाइन और एडिपिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, हेक्सामिथिलीन डायमाइन या एडिपिक एसिड से भी जाना जाता है। क्लियर है? तो ये दोनों भी केमिकल जो नेम है उनके, वो भी आपको याद रख लीजिए जो नायलॉन को दिए गए। ओके, चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इसका आंसर कर देंगे, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। बताइए इसका आंसर क्या रहेगा जी, फास्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर सोर्स ऑफ ओशियन सैलिनिटी? पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय लवणता का एक प्रमुख स्रोत है। चलिए, और यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है गलत करने वाले, मुझे पता है बहुत सारे लोग इसका आंसर गलत करने वाले हैं। पतवा बोला जाता है ना, पतवा। ओके, थैंक यू जी, क्या बात है। जिन जिन लोगों ने रिवर क्लिक किया है भाई साहब, रिवर को टिक किया है, वो आपका सही उत्तर रहेगा। क्योंकि क्या होता है ना, हमने देखे कि जो पानी की वजह से जमीन के ऊपर जो लवण होते हैं उनका क्षरण किया जाता है, जमीन के ऊपर जो
मट्टी होती है उसका क्षरण होता है, ठीक है। और वो क्या होता है, पूरे पानी में मिल जाते हैं। और होता यूं है कि पानी पूरी तरह से नमक खुद में घुल मिलाते 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 पूरी तरह से वो समंदर में डाल देते हैं। तो समंदर का सबसे बड़ा स्रोत जो लवणता का है वो होती है नदियां। कौन सी होती है, नदियां। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे महासागरों में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला लवण कौन सा है। चलिए सभी लोग आंसर करेंगे। क्वेश्चन ये है कि महासागरों में पाया जाने वाला सर्वाधिक पाया जाने वाला लवण माने कि नमक कौन सा है, चलिए बताइए कौन सा है। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा सबसे ज्यादा पाया जाने वाला नमक जो है वो है आपका सोडियम क्लोराइड। कौन सा है, सोडियम क्लोराइड। कौन सा है, सोडियम क्लोराइड। क्लियर है, क्लियर है। होता है जी, पलट जाते हैं मुझे पता है। तो इसका आंसर रहेगा आपका सोडियम क्लोराइड। और यही हम खाने में इस्तेमाल करते हैं, यही हम खाने में इस्तेमाल करते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। NaCl कौन सा होता है, NaCl। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त है भाई। मैं अब क्या बोलूं इस क्वेश्चन के बारे में, जिसने भी इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया समझ लेना वो बहुत ही जबरदस्त इंसान है। चलिए बताइए इसका आंसर करेंगे सभी लोग। सभी को क्वेश्चन दिख रहा है ऐसी आशा करता हूं। और इस क्वेश्चन को आप सभी के लिए मैं एज ए होमवर्क छोड़ रहा हूं, आप सभी के लिए मैं एज ए होमवर्क छोड़ रहा हूं। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। और इसे मैं कल जो है वो डिटेल में पढ़ाऊंगा, इसे मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा कि कौन से पदार्थ गुड कंडक्टर माने कि सुचालक होते हैं और कौन से कुचालक होते हैं। और ये सभी लोग ध्यान रखेंगे कि कल का सेशन भी जो है आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला, क्योंकि ये टॉपिक हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कौन से लिक्विड के सॉल्यूशन सुचालक और कुचालक होते हैं, ठीक है। तो सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में लिख देंगे और सभी लोग मुझे बताएंगे कि आपको सेशन कैसे लग रहा है, ठीक है। जल्दी हमारे सीटेट की भी बैच शुरू होने वाली है, तो जिसको भी सीटेट में एडमिशन लेना है उनको भी 60% का महा ऑफर मिल रहा है। जल्दी से सीटेट की बैच भी ज्वाइन कर लेंगे। और वाईटी के ऊपर जल्दी सीटेट की भी बैच हम लॉन्च करने वाले हैं, तो उसका भी सभी लोग अच्छे से स्वागत करेंगे, रिस्पॉन्स करेंगे, ठीक है। तो इसी आशा के साथ आप सभी को फिर से एक बार मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी आने वाली जिंदगी बहुत ही बढ़िया हो। सभी के सभी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन आप फोड़कर अपनी जिंदगी का सूरज और भी रोशन करे। इसी मनोकामना के साथ ये सेशन यहीं पे खत्म करते हैं। बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज, और मिलते हैं अगले सेशन में, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। मकर संक्रांति की फिर से एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओके बाय।